हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। आज मैं लॉज ऑफ मोशन का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एकदम इंपॉर्टेंट लेक्चर बनाया है। लॉज ऑफ मोशन और न्यूटन का रिलेशन ये तो आपको पता है बेटा। देखो, ये जेई सीईटी नीट और एंट्रेंस के एग्जाम में बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन के अलग अलग लॉज है उसके बारे में बात करेंगे और उसके उसके ऊपर एंट्रेंस के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है देखो। न्यूटन भाई साहब ने ये फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ सबके सामने प्रेजेंट किए। एक था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अभी सपोज ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है और ये बॉडी मोशन में है, ओके और इसको यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं विच मोशन या यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज, अभी देखो ये पोजीशन रेस्ट पोजीशन और ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन वाली चीज कभी तक अपनी स्टेट चेंज कर सकती है जब तक उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, बोलो बेटा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही ये रेस्ट पोजीशन चेंज होगा। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि सपोज आप बाइक चला रहे हो और वो 50 किलोमीटर पर हार के स्पीड से जा रहा है और एक ट्रक वाला आएगा और पीछे से धक्का देगा, यानी कि वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाएगा। तो जो 50 किलोमीटर पर हार का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो फोर्स लगने के कारण क्या हो जाएगा, देखो बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता है तो ही ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने वाली चीज या स्टेट ऑफ मोशन में रहने वाली, यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाली चीज अपनी स्टेज को चेंज करता है। ओके, इसके लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी मैंने लिखा है इधर। इधर मैंने लिखा है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन कब तक चेंज नहीं होती है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगता नहीं है। ये बात हो गई अभी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा कब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। सपोज आप कॉलेज में चल रहे हो रास्ते से और पटाख से आपका प्यारा दोस्त पीछे से आया और आपको धक्का मार दिया। तो धक्का मारने के बाद सबसे पहला चीज कि आपके मुंह से कुछ वर्ड निकल, वो कौन सा वर्ड निकलेगा वो मैं नहीं बताऊंगा, मगर वो धक्का मारेगा। इसका मतलब आपके दोस्त ने आपके ऊपर कौन सा फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। उसके कारण आप क्या करेंगे, देखो आपका मोशन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो कोई भी चीज का स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, ऐसा न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया, ठीक है। अभी मैं आपको इसके आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं। अभी हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंट्रेंस में इसके ऊपर ज्यादातर फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है, वो कैसे ढूंढना है फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये देखो, जब आपके दिए हुए क्वेश्चन में जब वर्ड आएगा इक्विलिब्रियम, वर्ड आएगा इक्विलिब्रियम, ओके, एक्सेलरेशन दिया जाएगा 0 और यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड दिया जाएगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा और रेस्ट पोजीशन लिखा जाएगा। तब याद रखना, रेस्ट पोजीशन और स्टेशनरी पोजीशन लिखा जाएगा तो इस
वाले क्वेश्चंस का आंसर नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0 आएगा। याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कभी भी सम आपको पहचानना है। ज्यादातर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम पूछा जाता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। जब सम में आएगा इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, रेस्ट, ये वर्ड आएंगे तो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज हाउ मच हियर, 0। अभी हम लोग इसके ऊपर के कुछ सम देखेंगे। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर दो क्वेश्चन है जो एंट्रेंस में ऑलरेडी पूछे हैं। एक नीट 2013 का है और एक नीट 1000। इसी न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। एक नीट 13 का क्वेश्चन है और नीट 19 का क्वेश्चन है। ओके, तो वो क्वेश्चन हम लोग देखें। मैंने ऑलरेडी डिस्कशन में आपको बताया फर्स्ट लॉ, जब रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन 0, देन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना रहता है, 0। चलो अभी मैं क्या बताता हूं, अभी इसका हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। 13 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। इधर क्या दिया है, 3 ब्लॉक ऑफ मासेस m, 2m, 3m कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, फोर्स ऊपर लग रहा है F, इसके ऊपर F अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है। देन कांस्टेंट स्पीड, इसमें देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्ड है कांस्टेंट स्पीड। याद रखना इधर क्या है, कांस्टेंट स्पीड। अभी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा मोशन हो जाएगा, चलो कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अभी यूनिफॉर्म मोशन आपको दिया है तो मैं क्या बता रहा हूं, देखो जब उन्होंने बताया है यूनिफॉर्म मोशन, देन फोर्स एक्ट ऑन अ मास 2m, देन 2m के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना रहेगा। नेट फोर्स पूछा है और मैंने आपको ऑलरेडी बोला है नेट फोर्स एक्ट ऑन अ 2m इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। बिकॉज इधर क्या बोला है, कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड होने के कारण नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो समझ में आया आपको, इसमें से कोई भी कंडीशन आएगा तो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज अ 0, तो 2m के ऊपर 0 फोर्स लग रहा है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v एक्टिंग ऑन अ 3 फोर्सेस शोन इन द फिगर। एक ट्रायंगल बन गया PQR। ओके, अभी इसमें से ये वाला डायरेक्शन इस तरफ है, तो देखो एक ट्रायंगल दिया है और बेटा देखो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। तो 3 फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं तो उन्होंने बोला है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या रहेगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो बेटा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला F1 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये वाला F2 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये वाला F3 फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये देखो ये पहला वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये एरो इस तरफ है बेटा। ओके, ये पहला वेक्टर हो जाएगा QR। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, जो हम लोग ने ट्रायंगल लॉ देखा था वेक्टर्स में, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखा जाए ये पहला वेक्टर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा RP, ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा, और इधर QP ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा। ओके, ये अपना रिजल्टेंट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल लॉ लगा दिया। इधर F1 वेक्टर है बेटा, ध्यान देना F1 वेक्टर, और इधर आएगा F2 वेक्टर, और इधर आएगा F3 वेक्टर। तो इधर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर, और फाइनल आंसर हो गया 0। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट इज अ 0। इधर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। देन यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होती है बेटा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो बच्चा लोग देखो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज नेट फोर्स इज हाउ मच, 0। समझ में आया। तो ये वाले कंडीशंस को आप लोग को प्रॉपरली देखना पड़ेगा और सम सॉल्व करने में यूज करना पड़ेगा। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोग देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। सपोज इधर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है
और वेलोसिटी u है, तो मुझे आप बता सकते हैं इसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा। इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम का वैल्यू रहेगा मोमेंटम P1 इज इक्वल टू mu। ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। अभी यही मास इधर आ गया और इसके ऊपर फोर्स लगा है F, मास m है और वेलोसिटी क्या हो जाएगा v। तो इधर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम देखो, फाइनल मोमेंटम इधर होने वाला है ओके, P2 इज इक्वल टू mv। तो बच्चा लोग देखो, सपोज मान लो कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, मेरा मास m है और मेरे गाड़ी का वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और पीछे से आके कोई ट्रक ने मेरे को धक्का मार दिया, तो मास मेरा चेंज होगा नहीं, तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। पहले था 40, अभी कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब वो बात अलग है, मैं रास्ते पे गिर जाएगा, मगर पहले 40 था, बाद में कितना हो गया 50। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फोर्स के कारण क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, u हो गया, समझा। तो सॉरी, u का v में कन्वर्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द इनिशियल मोमेंटम, दिस इज अ फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम में एक ही फैक्टर चेंज होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे, इधर u है और इधर v है। तो बेटा देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो रहेगा डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो P2 क्या है, mv है ओके, और क्या है mu है। तो बेटा इधर क्या हो गया, m इज इक्वल टू v माइनस u, ये क्या हो गया बेटा, चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम। अभी देखो हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। इधर क्या लिखा है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी क्या होता है, रेट का मतलब क्या होता है, याद रखना, अपॉन में ऑलवेज क्या आता है, अपॉन में। अभी रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट का मतलब, रेट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, टाइम के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और रेट ऑलवेज टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, इधर कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे ओके, और डेल्टा p बाय क्या लिखा, t। डेल्टा p का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, m v माइनस u बाय क्या हो जाएगा t। और ये अपना फेमस फॉर्मूला बनेगा जो होता है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, m इंटू v माइनस u बाई टी, और उसी को हम लोग कहलाते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपना नया न्यूटन का सेकेंड लॉ का फेमस फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ में ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से F इज इक्वल टू ma, ये अपने को फॉर्मूला मिलते। अभी हम लोग इसके ऊपर के बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो एकदम इंपॉर्टेंट है। अभी इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर अभी जेईई में 24 के एग्जाम में भी उसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इधर तो देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो F इज इक्वल टू ma, ये तो फेमस फॉर्मूला है ही। सेकेंड जो है वो क्या है देखो, उसको भी प्रॉपरली आप लोग को देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी मैं आपको बताऊंगा F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज यानी कि d बाय dt,
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, P का मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी इज इनटू क्या हो जाएगा P, और P का मतलब क्या होता है mv। कभी कभार क्या होगा देखो, जब है ना कभी कभी मास कांस्टेंट देंगे, कभी कभी वेलोसिटी, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आपको बाहर निकालना है। और सबसे थर्ड वाला जो है F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला को आपको बदल के F इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी ये फॉर्मूला में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर प्रोबेबिलिटी, ये तीन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अभी मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फोर्स दिया है, तो फोर्स क्या है देखो, तो फोर्स का वैल्यू दिया है 6I माइनस 8J प्लस 10K, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसका मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो प्रोसीजर है हम लोग ने वेक्टर्स में डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू, इधर आएगा 36 प्लस 64 प्लस 100, तो इधर हम लोग का टोटल एडिशन करेंगे वो हो जाएगा 200, ठीक है। 200 है तो हम लोग क्या करेंगे देखो, इसमें से 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो उसमें से 10 बाहर आएगा, इंटू क्या हो जाएगा बोलो, √2। F इज इक्वल टू हाउ मच हियर, √2 हो गया। अभी हमें निकालना है, इधर एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है बोलो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको मास पूछा है। चलो तो F इज इक्वल टू, हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देखो उधर फोर्स तो दिया है, हाउ मच फोर्स हियर 10√2, इधर मास निकालना है, एक्सेलरेशन 1 दिया है तो मास आ गया 10√2, तो ये आ गया अपना आंसर। तो इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा 10√2, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से देखो एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन है और इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सबको? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, जिसमें इधर देखो ये कुछ क्वांटिटी दिए हैं, 97 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, और उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए वो अभी हम लोग ने डिस्कशन में लिए है। तो सबसे पहले फोर्स दिया है, कितना है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फोर्स दिया है 6 न्यूटन दिया है, और ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट यानी कि u का वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट है और ये u इज इक्वल टू 0 यानी कि रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। देन फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, ऑब्जेक्ट के ऊपर 6 न्यूटन इतना फोर्स लगा दिया है, ओके। ड्यूरिंग द टाइम ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितना आ गया देखो, उसके पास कितना वेलोसिटी आएगा, v इज इक्वल टू हाउ मच हियर 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। और उन्होंने पूछा है 0 पहले रेस्ट में था, जब उसके ऊपर फोर्स लगाया देन 30 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी उसको आया है। तो इस पूरे प्रोसीजर में टाइम कितना लगा है ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया टाइम पूछा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ को देखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए देखेंगे, F इज इक्वल टू एम V माइनस यू बाई 2, ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन में लिया है। फोर्स कितना है बोलो, हाउ मच हियर, तो फोर्स इज इधर फोर्स दिया है 6 दिया है बेटा, मास तो डिस्कशन में लिया है, इसका मास कितना है बोलो, m इज इक्वल टू 1 kg, तो मास दिया है उन्होंने 1 दिया है तो 1 लेंगे, और इधर v कितना दिया है 30, u दिया है 0, और आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए बोला है t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/6, t इज इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड, तो अपना आंसर रेडी। तो सबको समझ में आया, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 24 के जेईई मेंस के एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे जाते हैं। तो
तो बेटा देखो ये क्या है, क्रिकेट का सम है। ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन जेई मेंस के 24 में भी पूछा था, जो जेई मेंस का भी पेपर हो गया उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर का जो बॉल है, इस बॉल का मास दिया है, कितना दिया है देखो बेटा 150 ग्राम, का मतलब 150 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, तो बेटा और उन्होंने क्या बोला है, एक बॉल है और आफ्टर टी कितना दिया है बोलो 0.1 सेकेंड में ये नीचे आ रहा है, और उसने क्या किया, क्रिकेटर ने कैच पकड़ा। तो ये क्रिकेटर का हाथ है, ओके मेरा ड्राइंग जरा अच्छा है समझ जाना, ठीक है, हाथ में आ गया, ये बॉल हाथ में आ गया तो रुक जाएगा, तो इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, बॉल जब ऊपर से आ रहा था तब उसका वेलोसिटी कितना था वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और जब हाथ में थम गया तब कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला है कि फोर्स कितना एक्ट होगा, तो बेटा मैंने आप लोग को बोला है वही चीज, टाइम दिया है तो काम खत्म, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो मैंने आपको बोला है, सेकेंड लॉ, ओके सेकेंड लॉ, जब आपको टाइम दिया जाता है तब F इज इक्वल टू क्या करेंगे बोलो, F इज इक्वल टू ma, टाइम दिया है तो डेफिनेटली v माइनस यू बाई टी ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अभी बच्चा लोग फोर्स आपको निकालना है, उसका मास दिया है, कितना दिया है 150 इंटू 10⁻³ और v माइनस यू। तो बेटा देखो ये देखो, मैं जब ये सम सॉल्व करता हूं ना तो मेरा वीडियो पॉज करके आपको खुद को कोशिश करना है सम सॉल्व करने की। ठीक है, और बाद में नहीं जमा तो फिर मेरे साथ भी कर सकते हैं। v इज इक्वल टू, इधर v का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया है, u कितना दिया है बेटा 20 दिया है, अपॉन टाइम जो है 0.1। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले 150 इंटू 10⁻³ इंटू -20 और इधर आएगा 10⁻⁻1, तो पहले ये 0 गया, ये 0 गया, इधर आ गया 10⁻⁻1। तो बेटा देखो अभी क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस लिखो, और इधर क्या हो जाएगा 30 आएगा, 10⁻⁻1 और नीचे भी 10⁻⁻1 कैंसल। तो बेटा बचा कौन बोलो, इधर 30 न्यूटन, ये माइनस है, मगर उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, इसके लिए आएगा 30 न्यूटन। आंसर कितना आएगा 30 न्यूटन। सबको समझ में आया, एकदम सिंपल कैलकुलेशन का प्रकार है बेटा, इसको मैंने जीरोस को कैंसिल कर दिया है -1 और ये 30 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग ये सम देख सकते हैं। चलो तो आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने जो सेकेंड वाला डिस्कशन किया था इसमें ये सम उस पार्ट का सम है। तो बेटा देखो अभी क्या है, देखो कन्वेयर बेल्ट है, यू नो दैट कन्वेयर बेल्ट, इस प्रकार का एक बेल्ट आता है बेटा, दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट, और ये कन्वेयर बेल्ट में इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है, ये इसको ना इधर से मोशन प्राप्त हो जाता है, ये कन्वेयर बेल्ट है। तो सैंड इज ड्रॉप ऑन द कन्वेयर बेल्ट, धीरे धीरे ये थोड़ा सा ऊपर से सैंड कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरने वाला है, एट द रेट ऑफ, यानी कि टाइम टू टाइम ये मास बढ़ेगा, जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे टाइम टू टाइम यानी कि dm/dt चेंज होने वाला है। ओके, dm/dt कितना दिया है बोलो बेटा, कैपिटल M। चलो kg अपॉन क्या लिखा है सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, कन्वेयर बेल्ट ऐसा घूमता है और ऊपर से सैंड गिरता है विथ कैपिटल M। ओके, कैपिटल M क्या है, मास, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या है, कैपिटल M। तो बेटा उन्होंने क्या बोला है कि फोर्स कीप बेल्ट मूविंग। अभी देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये धीरे धीरे ऐसा ही घूम रहा है और उसका वजन बढ़ेगा सैंड का, जैसे जैसे सैंड ज्यादा होगा वैसे वो बेल्ट घूमना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि नेसेसरी कीप बेल्ट, उसको मूव करने के लिए वेलोसिटी v रखने के लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट v रखने के लिए उसके ऊपर कितना फोर्स लगाना
पड़ेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इधर जो मोटर लगा है मोटर को बोलना पड़ेगा मोटर इतना फोर्स से तुझे घूमेगा तो ही तू सैंड को झेल पाएगा, तो कितना फोर्स लगाना है वही निकालना है। चलो सबसे पहले अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास यानी कि गिरने वाला मास टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहला फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले रेट निकालना है, रेट कैसे निकालेंगे, डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब क्या होता है पी। बेटा देखो अभी जो पी है ये, बट पी का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, पी इज इक्वल टू एम वी है, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, और P का वैल्यू लिखा mv। अभी मुझे आप इधर बता देना कांस्टेंट कौन है, बोलो कांस्टेंट कौन है, कौन है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किधर आएगा बेटा, बाहर, अंदर कौन रहेगा, d बाई डी टी, चेंज हो रहा है मास, धीरे धीरे वो साइड ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो dm बाई डी टी। तो बेटा यू नो दैट फोर्स F लिखा, अभी देखो F v तो कांस्टेंट है, dm बाई डी टी का वैल्यू कितना है, बोलो dm बाई डी टी का वैल्यू कितना है, तो आप लिख सकते हैं बेटा इधर कैपिटल V। तो लगने वाला फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू mv, F इज इक्वल टू कितना लग गया बेटा, mv लग गया, तो ऑप्शन कौन सा आया, C। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग और आगे का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है बेटा, रॉकेट। यू नो दैट बेटा रॉकेट, आपको पता है रॉकेट तो देखा। अभी देखो बेटा हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा देखो 1990 का क्वेश्चन है, अभी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यू नो दैट रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर जाता है, रॉकेट का स्ट्रक्चर है बेटा, रॉकेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉकेट। और ये रॉकेट किधर जाएगा बोलो, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके अंदर का फ्यूल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बोलो, कम होते जाएगा। तो फ्यूल कम होते जाएगा तो उसका dm बाई डी टी मास क्या हो जाएगा बोलो बेटा, कम। समझ में आया, ये फ्यूल रहता है नीचे का, जैसे ऊपर जाएगा वैसे फ्यूल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्यूल कम हो जाएगा तो dm बाई डी टी हो जाएगा। सबको समझ में आया। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, फोर्स ऑन द रॉकेट, इस रॉकेट के ऊपर क्या लगाना है, फोर्स मूविंग विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी कितना आएगा बोलो, हाउ मच वेलोसिटी, इस रॉकेट के ऊपर फोर्स लगाना है। इस रॉकेट का जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको इसका वेलोसिटी क्या रखना है बेटा, तो कांस्टेंट रखना है। वेलोसिटी क्या रखना है, कांस्टेंट। और आप इस रॉकेट के ऊपर फोर्स कितना लगाने वाले हैं बोलो, 210 न्यूटन। देन उन्होंने बोला है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ कंबशन का मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है, dm बाई डी टी, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, dm बाई डी टी का वैल्यू। अभी थोड़ा सा उल्टा करने के लिए बोला है, टेंशन लेंगे नहीं सर, सब वैल्यूज अपने पास है। रॉकेट को ऊपर जाना है, वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है 300 मीटर पर सेकेंड, और dm बाई डी टी रेट ऑफ कंबशन, रेट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, dm बाई डी टी, याद रखना। तो बेटा फिर से हम लोग को न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो बेटा देखो सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ विच मोमेंटम बेटा, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इधर। तो F इज इक्वल टू, रेट का मतलब क्या लिखा बोलो, dm बाई डी टी, और इधर क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, P का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू ma, इसमें कांस्टेंट कौन है, F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d बाई डी टी, P का मतलब आएगा mv, और इसमें कांस्टेंट कौन आएगा, जल्दी बोलो कौन कांस्टेंट आएगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी को बाहर निकालो, F इज इक्वल टू v आएगा,
dm बाई dt, और आपको निकालना क्या है dm बाई dt, तो f बाई क्या हो जाएगा v, और dm बाई dt का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है, तो f का वैल्यू कितना दिया है, फोर्स तो आपको दिया है, देखो ना बेटा 210, वेलोसिटी कितना दिया है, बोलो वेलोसिटी कितना दिया है 300। तो बेटा इधर हम लोग का कैलकुलेट करना है इसको और लिखना पड़ेगा dm बाई dt और सॉल्व करेंगे। चलो इधर गया इसके साथ, तो यू नो दैट कितना आएगा 0 पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी अभी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है 21, इधर कितना आएगा 0 पॉइंट dm बाई dt, dm बाई dt इज इक्वल टू 0.7। ओके, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आंसर, तो 0.7 ये क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। सबको समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और एकदम सिंपल ये हम लोग ने देखा है ये कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही नए नए पॉइंट्स लेके आएंगे और आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ के रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू।